अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इथेनॉल की वो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है किसी कंपाउंड में वो ही रिएक्शन सेंटर होता है, मतलब उसी की वजह से रिएक्शन होती है, या जिस जगह पे ये फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं पर रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस उसी पोजीशन पर होती है। ठीक है, तो मैं कहूंगा रिएक्शन सेंटर जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो होता है फंक्शनल ग्रुप। और अगर आप इथेनॉल की बात करें तो इससे पहले भी हमने कहा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, ये है मेरे पास इथेनॉल, और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH। OH ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से, और इसकी केमिकल रिएक्शन जो होगी वो होगी ड्यू टू दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप, वो होगी ड्यू टू दिस फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और हम पहली रिएक्शन जो है इसमें वो पढ़ते हैं कि अगर हम इथेनॉल को रिएक्शन करेंगे सोडियम की मेटल के साथ तो क्या प्रोडक्ट्स होंगे, कैसे रिएक्शन करेंगे, तो मैं लिखूंगा पर रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल। ठीक है, ये मेरे पास इथेनॉल है कंपाउंड CH3CH2OH, और इसको अगर मैं सोडियम के साथ रिएक्शन करूं तो क्या आंसर मिलेगा मुझे वो देखो आप, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे ये चीज जो है ये क्या है, मेटल, और इसमें अगर आप देखोगे क्योंकि पहले मैंने कहा अल्कोहल्स जो होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं वीक एसिड्स, और अगर आपको याद होगा कि मेटल और एसिड जो है आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, तो मैं आपको याद दिलाऊं अगर आपको अभी याद ना हो कि मेटल और एसिड आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, कि मेटल जो होता है वो एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन को लिबरेट करता है। ठीक है, या एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करता है, रिमूव करता है, रिप्लेस करता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा, मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, HCl को अगर मैं इसी सोडियम के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, क्योंकि ये मेटल है और ये एसिड है, इस एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, ये इसकी जगह लेगा, इसको रिप्लेस करेगा, इससे बाहर निकालेगा इस एसिड से, और आंसर क्या आ जाएगा, NaCl, और बाहर क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को हम 1/2 H2 लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर रिएक्शन होगी, क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये क्या करेगा, सोडियम रिप्लेस करेगा, लिबरेट करेगा, रिमूव करेगा एसिडिक हाइड्रोजन। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि एसिडिक हाइड्रोजन कहां पर है, इसीलिए मैंने कहा था कि रिएक्शन सेंटर जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। अब ये चीज जो है एसिडिक किस लिए बनती है, किस वजह से एसिडिक बनती है, इसी ग्रुप की वजह से। तो एसिडिक हाइड्रोजन जो यहाँ पर मिलेगा आपको वो यही है, OH के साथ जो ये हाइड्रोजन होता है यही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो ये रिप्लेस करेगा सोडियम, इसको रिप्लेस करेगा, या मैं कहूंगा सोडियम इसको लिबरेट करेगा, बाहर निकालेगा इस कंपाउंड में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, CH3CH2O। जब ये H बाहर निकलेगा तो इसकी जगह कौन आएगा, Na, और बाहर क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन। लेकिन ये हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है H2 की शक्ल में हमें मिलता है, खाली एक हाइड्रोजन नहीं मिलता हमें, तो मैं क्या लिखूंगा, बाहर निकलेगा H2, दो हाइड्रोजन निकले नहीं एक, तो मैं कहूंगा 1/2 H2। ठीक है, वो क्या कितना हो गया, 2/2 हो गया 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट मिलेगा हमें कि इथेनॉल को जब हम सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां पर क्या कंपाउंड मिलता है, सोडियम इथॉक्साइड, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम इथॉक्साइड, और क्या लिबरेट होता है, हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्शन जो है यहां पर ये हमें बताती है कि ये अल्कोहल्स जो होते हैं एसिडिक होते हैं, क्योंकि एसिड और मेटल ऐसी रिएक्शन करते हैं जैसे अल्कोहल और सोडियम या अल्कोहल और मेटल्स करते हैं। ठीक है, ये थी पहली रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन जो है इसमें वो क्या है, अगर आप अल्कोहल्स को रिएक्ट करोगे, रिएक्शन करोगे अल्कोहल्स को किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, लेकिन हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, तो मैं कहूंगा रिएक्शन विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एट
हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। अब यहां पर आप ये चीज भी याद रख लो कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इस रिएक्शन में एक्ट करता है कैटलिस्ट। क्या करता है? एक्ट कैटलिस्ट। ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, रिएक्शन की कंडीशंस को चेंज करता है, लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होता है इसमें। तो कैटलिस्ट की यही प्रॉपर्टी होती है कि रिएक्शन करने में मदद देता है। ऐसी चीज जो रिएक्शन करने में मदद दे रिएक्शन की स्पीड बढ़ाए, रिएक्शन कंडीशंस को चेंज करे, लेकिन खुद रिएक्शन में क्या कंज्यूम ना हो, तो उसे कैटलिस्ट कहते हैं। और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है इस रिएक्शन में कैटलिस्ट एक्ट करता है, और इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या है? डिहाइड्रेशन। वो आप लास्ट में देखोगे, क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रेशन होती है। यहाँ पर मैं इथेनॉल लेता हूँ CH3CH2OH। इसको अगर आप एट हाई टेम्परेचर यूजिंग H2SO4 एज कैटलिस्ट रिएक्ट करोगे एट हाई टेम्परेचर, तो क्या मिलेगा आपको? यहां पर डिहाइड्रेशन होगी, ये याद रख लो, डिहाइड्रेशन होगी यहां पर। मतलब यहां पर लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। अब लॉस ऑफ वाटर कैसे हो जाएगा वो देखो आप, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगा ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये एसिड है, अगर ये एसिड है तो ये क्या देगा हमें? H पॉजिटिव, क्योंकि एसिड्स जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, या एसिड्स जो होते हैं एरिनस एसिड्स को आप या जनरली एसिड्स कहेंगे आप। एसिड्स जो होते हैं वो क्या देते हैं हमें? प्रोटॉन। वो रिलीज क्या करते हैं? प्रोटॉन। तो जब ये H पॉजिटिव देगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर अगर आप देखोगे इस कंपाउंड में, अगर आप देखोगे ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स होते हैं? 2। पहले ही हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स होते हैं? 2। लोन पेयर्स क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट शेल में होते हैं, वैलेंस शेल में, लेकिन बॉन्ड नहीं बनाते, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो यहां पर ये देखो H पॉजिटिव इसने रिलीज किया। H पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है। हाइड्रोजन जो यहाँ पर है प्रोटॉन, इसकी डिस्टेंस है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है। डिस्टेंस किस चीज की? इलेक्ट्रॉन की। अगर इसकी डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की, तो ये कहां पर जाएगा? इस ऑक्सीजन पर, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो कहां पर है? ऑक्सीजन पे। 2 लोन पेयर है, तो जब ये वहां पर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये देखो आप, CH3CH2OH, ये एक लोन पेयर। जब ये इस लोन पेयर को लेगा, लोन पेयर को लेने का मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि खाली इलेक्ट्रॉन लेने से स्टेबल नहीं होगा। क्योंकि हाइड्रोजन कैसे स्टेबल होता है? जब एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए कितने बॉन्ड बनाता है? 1। तो इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है इसके पास, बॉन्ड तो ये बना नहीं सकता है, इसलिए ये क्या करेगा? इसी के इलेक्ट्रॉन लेगा, इसी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लेगा और इसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लेगा और इसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या मिलेगा हमें? ये। लेकिन इसने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसका चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ये इसको लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो कम होंगे, जब इसके इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर आप इस कंपाउंड में अब देखोगे, इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए? 1 2 3, और चार्ज क्या है? पॉजिटिव। लेकिन हमने पहले ही पढ़ा है ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए कितने बॉन्ड्स बनाता है? ओनली 2। यहां पर कितने बनाए इससे? 3। ठीक है, कितने बनाए? 3। तो मैं क्या कहूंगा कि ये ऑक्सीजन जो है ये अपना एक बॉन्ड जो है तोड़ देगा। अब कौन सा बॉन्ड तोड़ देगा वो देखो आप। ये बॉन्ड तो तोड़ नहीं सकता क्योंकि अभी नया बना है। रिएक्शन में पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे ये बॉन्ड टूटेगा, तो अगर ये आप तोड़ोगे तो आंसर फिर से वही निकलेगा, CH3CH2OH। ठीक है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगी, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो मैं कहूंगा ये बॉन्ड जो है टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? CH3CH2 और बाहर क्या निकलेगा? HOH। ठीक है, ये तो टूट जाएगा, वो क्या होगा? H2O। और ये देखो आप, जब ये वाटर बाहर निकलेगा,
ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, ये जब बाहर निकलेगा तो कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया था कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ले जाएगा क्योंकि इसकी डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉनों की। या मैं ये कहूंगा इसके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने लिए, ये जब बाहर निकलेगा ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये देखो अब जो है कंपाउंड किस में रिड्यूस होगा, इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। लेकिन अगर आप इस चीज को देखोगे, इस चीज को अगर आप देखोगे CH3 CH2 को, यहां पर मैं लिखता हूं CH3 CH2 पॉजिटिव को अगर आप देखोगे, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 और 2 हाइड्रोजन के साथ 2, कितने आ गए 3। इसने 1 और 3 हाइड्रोजन के साथ 3, कितने हो गए 4। तो मैं कहूंगा इस ये बॉन्ड जो है कंप्लीट है या ये स्टेबल है, ये क्या है अनस्टेबल। ये कार्बन क्यों अनस्टेबल है, बॉन्ड्स भी कम है और चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। तो ये कैसे स्टेबल होगा, ये देखो आप, क्योंकि पहले ही हमने कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो यहाँ पर क्या एक्ट करता है, कैटलिस्ट। इसने एक हाइड्रोजन जो अपना दिया प्रोटॉन वो वापस लेगा और इसी की वजह से यहाँ पर जो है ये स्टेबल भी होगा, क्योंकि कार्बन अनस्टेबल है, बॉन्ड्स जो है इसने एक कम बनाया इस कार्बन ने, तो ये कैसे स्टेबल होगा, ये इस कार्बन को कहेगा, इस कार्बन को बोलेगा कि आप मेरे साथ और एक बॉन्ड बनाओ। तो ये इस कार्बन को कहेगा क्या, मुझे आप स्टेबल करो, कैसे, मेरे साथ दूसरा बॉन्ड बनाओ, आप मेरे साथ क्या बनाओ, दूसरा बॉन्ड। लेकिन इसकी कैपेसिटी तो 4 ही बॉन्ड है, ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्या करेगा, ये यहां से एक हाइड्रोजन को बाहर फेंक देगा, बाहर निकालेगा, तो क्या बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। और इसकी भी अब एक वैकेंसी हो गई, इसकी भी एक वैकेंसी होगी, ये आपस में क्या बनाएंगे, दूसरा बॉन्ड। और यहां पर क्या निकलेगा, वो देखो आप, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और किस शक्ल में निकलेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव की शक्ल में लेगा। क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन जो है इसके पास ऐसे 1 2 3, तो ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को छोड़ देगा और इसकी इलेक्ट्रॉन्स भी लेगा। या मैं ऐसे कहूंगा, ये देखो आप कि इसको क्या चाहिए, इस कार्बन को बॉन्ड चाहिए, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, तो ये इसको मांग रहा है कि अब मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को छोड़ देगा और ये बॉन्ड जो है इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो जब ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा बॉन्ड बनेगा और बाहर क्या निकलेगा, जो यहाँ पर हाइड्रोजन था, लेकिन किस शक्ल में, पॉजिटिव की शक्ल में, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, ये किसका था, हाइड्रोजन का। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा यही कार्बन, इसलिए ये बिना इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें नेट रिजल्ट क्या मिला, एक तो हमें मिला ये चीज, दूसरा क्या मिला, यहाँ पर H2O वाटर और बाहर क्या निकला, H पॉजिटिव। अगर आप देखोगे नेट रिजल्ट क्या है, फिर एक इथीन मिला हमें, कंपाउंड कौन है, 2 कार्बन, एथ नेचर ऑफ बॉन्ड डबल इथीन। दूसरा क्या मिला हमें, वाटर, और बाहर निकला H पॉजिटिव। लेकिन ये H पॉजिटिव तो हमें कंज्यूम ही किया था, H2SO4 से लिया था। लास्ट में क्या हुआ, ये H पॉजिटिव वापस निकल गया रिएक्शन से, इसीलिए मैंने कहा था H2SO4 जो है यहाँ पर एक्ट करेगा एज कैटलिस्ट। ये रिएक्शन को जल्दी होने में मदद देगा लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होगा। जो H2SO4 ने H पॉजिटिव दिया था, लास्ट में ये H पॉजिटिव जो है वो वापस लेगा और एंड प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे हमें, फिर इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसको मैं शॉर्टकट में ऐसे भी आपको दिखा सकता हूं इसका आंसर। तो ये आंसर था इसका। ये आंसर जो है आप 11th में पढ़ोगे, मैकेनिज्म जब आप पढ़ोगे, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है। मैंने फिर भी बहुत कोशिश की आपको समझाने की बिना मैकेनिज्म के, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत होती है तो आप ये भी कर सकते हो कि मेरे पास ये क्या है, इथेनॉल CH3 CH2OH, ठीक है, ऐसे मैं लिखता हूं CH2OH और ये क्या है
एच एच, ये है ना CH3CH2OH। अब इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जो है कंडेंस मत करो, ठीक है। अब ये रिएक्शन क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड में ये रिएक्शन होगी और किस पे होगी, हाई टेम्परेचर पे होगी। जब ये हाई टेम्परेचर पे होगी तो इसी हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन कहते हैं इस रिएक्शन को। मतलब इसमें वाटर निकलेगा, वो वाटर क्या होगा, ये देखो आप, ये OH बाहर निकलेगा इस हाइड्रोजन के साथ, ये दो चीजें इसमें बाहर निकली क्योंकि वाटर निकल रहा है HOH H2O। ये जब बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, CHHCH2। अब इसको देखो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, इसने 1 और 2 हाइड्रोजन के साथ 2 हो गए 3, इसका भी एक मिसिंग है, इसका भी एक मिसिंग है, तो ये आपस में क्या बनाएंगे, दूसरा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब देखो इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, इसने भी 2 प्लस 2 हाइड्रोजन 4, और बाहर क्या निकला, HOH क्या हो गया, H2O। तो ये इसका प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ये दो प्रोडक्ट्स है। तो ये शॉर्टकट से आप ऐसे भी इसके प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो, और असल में कैसे रिएक्शन होती है वो मैंने आपको दिखाई। इस रिएक्शन को इसलिए क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन, क्योंकि इसमें हमें क्या मिलता है, वाटर। या मैं कहूंगा कि इस कंपाउंड से क्या लॉस हो जाता है, बाहर क्या निकलता है, H2O। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। जब किसी चीज में पानी बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये दूसरी रिएक्शन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास वो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन क्या, कौन सी रिएक्शन हो गई कि जब हम अल्कोहल इसको या इथेनॉल हम पढ़ रहे हैं, जब हम इथेनॉल को क्या करते हैं, हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये क्या जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट देने से इथेनॉल जो है बर्न हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंबशन। पहले भी मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं फ्यूल्स होते हैं, कंबस्टिबल होते हैं, जलने की सलाहियत रखते हैं, और फ्यूल्स भी होते हैं क्योंकि इनको जलाने के बाद हमें बहुत एनर्जी भी मिलती है। इसी तरह इथेनॉल जो होता है, क्योंकि पहले हमने कहा लिक्विड है, स्टेट क्या है इसकी, लिक्विड, ये इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है, और जब ये जलता है तो बहुत सी एनर्जी जो है रिलीज करती है। रिएक्शन होने के बाद क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, तो मैं इसको फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकता हूँ, क्योंकि कंबशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ही होते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि अगर मैं इथेनॉल को CH3CH2OH को हीट करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इसकी क्या हो जाएगी, कंबशन। तो मैं इसको क्या कहूंगा, कंबशन रिएक्शन भी। और इसके प्रोडक्ट्स क्या हो गए वो याद रख लो। पहले भी मैंने कहा, जब केमिकल प्रॉपर्टीज हमने किसकी पढ़ी थी, हाइड्रोकार्बन की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब कंबशन होती है तो जनरली वहां पे क्या मिलता है आपको, प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसी तरह इथेनॉल की जब कंबशन होगी तो इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, क्योंकि फ्यूल्स होते हैं, एनर्जी रिलीज करेंगे, इसीलिए हम कहेंगे कि ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है। अब यहां पर ये क्वेश्चन है कि एक इथेनॉल मॉलिक्यूल को जलाने के बाद हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलते हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं, वो अलग बात है। वो आप बैलेंस जब करोगे रिएक्शन वहां से पता चलेगा, तो इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें कितने, 3 + 2 + 1 कितने हो गए, 6। अब इस साइड में आप देखो कितने हैं, ओनली 2 हाइड्रोजन। अब ये कैसे बैलेंस होगा, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 6 बन जाए, तो मैं क्या कहूंगा, 3 3 2 6। तो इस साइड भी कितने आ गए, 6 हाइड्रोजन। इसके बाद आप कार्बन बैलेंस करो, लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करो। कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2, इसमें कितने हैं, ओनली 1। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो कितने कार्बन आ गए, 2। अब यहां पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 4,
इस कार्बन डाइऑक्साइड में 4 है, O2 दो बार है तो 4 ऑक्सीजन। इसी तरह यहां पर कितने हैं, 3 ऑक्सीजन, कितने हो गए, 7 ऑक्सीजन। 7 ऑक्सीजन है, लेकिन इस कंपाउंड में ऑलरेडी कितने हैं, इस साइड में ऑलरेडी कितने ऑक्सीजन है, ओनली 1। अब यहां से 7 है, यहां से कितने हैं, 1, तो कितने कम है यहाँ पर, 6। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 6/2 O2 की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंबशन कर रहे हैं, बिना ऑक्सीजन की रिएक्शन तो होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर तो कंबशन नहीं होगी, कोई चीज जल नहीं सकता। तो मैं क्या कहूंगा कि कितने ऑक्सीजन अब हमें चाहिए, 6, मैं लिखूंगा 6/2 O2। ये बैलेंस करने के लिए मैंने इससे पहले भी कहा, जितने ऑक्सीजन आपको चाहिए डिवाइड करो 2 से, वो खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी, 6/2 O2। इसको आप फिर सिंपलीफाई भी कर सकते हो, 6/2 क्या मतलब, 2 1 जार 2 3 जार, मतलब 3 टाइम्स O2 लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगी। तो मैं कहूंगा कि एक इथेनॉल मॉलिक्यूल को या एक मोल इथेनॉल को जब हम क्या करेंगे, बर्न कंबशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 टाइम्स वाटर और कुछ एनर्जी, ठीक है। ये तीसरी रिएक्शन थी। इसी तरह चौथी रिएक्शन जो है वो है ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। जब हम करेंगे कि ऑक्सीडेशन करेंगे हम इथेनॉल की, लेकिन कंट्रोल्ड, उसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, बर्न नहीं होने देंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा चौथी रिएक्शन जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। जब हम इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इससे पहले भी हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी है हाइड्रोकार्बन में, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन जो हम करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो खुद ब खुद नहीं होती। तो मुझे क्या करना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब ये क्या करते हैं, हमें ऑक्सीडेशन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालते हैं। या मैं ऐसे कहूंगा कि ऑक्सीडेशन की प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम कौन यूज कर रहे हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हमारे पास कॉमनली होते हैं वो क्या है, KMnO4, K2Cr2O7, इसी तरह मैंने बोला था V2O5, इसी तरह क्रोमियम की ऑक्साइड CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आते हैं हमारे पास। कॉपर भी ऑक्सीडेशन के लिए काम आता है हमें, ठीक है। और इनमें जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ये 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स माने जाते हैं स्ट्रॉन्ग, और ये भी कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स से वीक ही होते हैं इनसे। अब इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो है वो डिपेंड करेंगे इन पे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर रहे हो, ठीक है। मान लो अगर मैं इसमें कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता हूं, मान लो क्रोमियम में यूज करूं CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, तो यहां पर क्या आंसर मिलेगा हमें, वो हम देखेंगे। इसी तरह अगर इसी इथेनॉल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, ठीक है, तो उस वक्त क्या आंसर मिलेगा वो भी हम देखेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप KMnO4 भी ले सकते हो, K2Cr2O7 लिख सकते हो। इस तरह नाइट्रिक एसिड से भी ये रिएक्शन आप कर सकते हो। अब ये कैसे रिएक्शन करता है, ये कैसे रिएक्शन करता है, ये देखो आप, जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या क्रोमियम का कोई ऑक्साइड हो तो वो कैसे ऑक्सीडेशन करेगा वो देखो आप, क्योंकि रिएक्शन सेंटर जो होता है, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, वो कौन सा है, OH, यहां पर भी OH। अब ऑक्सीडेशन कैसे होगी, ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये पहले देखो कि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पॉसिबल है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ 2 4, इसने भी 1 और 3 हाइड्रोजन के साथ 3 4, इस ऑक्सीजन ने 1 2, तो सभी ने कंप्लीट किए अपने बॉन्ड्स। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगी, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन की दूसरी डिफिनेशन हम ये भी देते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी। तो कैसे होगा वो देखो आप, फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पर इससे एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो H2 की शक्ल में निकलेगा, ये याद रख लो। ऑक्सीडेशन जब होगी तो क्या होगा, दो हाइड्रोजन एक साथ निकलेंगे, एक हाइड्रोजन निकलने से रिजल्ट्स हमें नहीं मिलेंगे, तो यहां पर एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन निकलेगा, किस कार्बन, जिसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, ये याद रखो, यही रिएक्शन सेंटर होगा। यहां पर एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां पर एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो बाहर क्या निकलेगा, -H2, तो क्या रह जाएगा, CH3CH। यहां पर दो हाइड्रोजन थे, एक बाहर निकल गया तो एक रह गया, और O यहां पर जो हाइड्रोजन था वो भी क्या निकल गया बाहर, और क्या हो गया, -H2, बाहर क्या निकल गया, H2। अब अगर आप यहां पर देखोगे, इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1, इस कार्बन ने 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4, ऑक्सीजन 2, तो इसका भी एक मिसिंग है, इसका भी एक मिसिंग है, तो ये आपस में क्या बनाएंगे, एक और बॉन्ड ऐसे। और ये हाइड्रोजन जो बाहर निकला, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेगा, और ये क्या बन जाएगा, H2O, वाटर, ठीक है, H2O। तो ये होगा पहली कंडीशन में प्रोडक्ट। इसी तरह अगर आप ये कंडीशन लोगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहला प्रोडक्ट तो यही होगा इसका भी, लेकिन ये फिर नहीं रुकेगा, इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा। इतनी फर्क होती है कि क्रोमियम जो है फर्दर इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, यहाँ पे जो हमें मिला प्रोडक्ट इसको फिर से ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो ये प्रोडक्ट मिलने के बाद फिर से इसको ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे हम यहाँ पर ये लेते हैं KMnO4 अल्कालाइन KMnO4 या बेयर्स रिएजेंट में कहूंगा, जब ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकालेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकालेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, CH3CHO, यहां पर एक हाइड्रोजन कम, यहां पर एक, तो इस कार्बन में कितने बॉन्ड है, 1 2 3, इसमें 1, इसका भी एक मिसिंग, इसका भी, तो ये डबल बॉन्ड बनाएंगे ऐसे। लेकिन ये फर्क है कि KMnO4 जो है ये बनने के बाद नहीं रुकेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, इसको फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा। लेकिन अगर आप देखोगे ये कंपाउंड जो मिला हमें, ये क्या है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और H, CHO अल्डेहाइड, कौन सा है, अल्डेहाइड, नाम क्या है इसका, 1 2, दो कार्बन F, नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल, इथेन, फंक्शनल ग्रुप कौन है, अल्डेहाइड, इथेनॉल, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, अल्डेहाइड। अब जो रिएक्शन होगी वो किस पे होगी, इसी ग्रुप पे, क्योंकि अब फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पर, अल्डेहाइड, यही रिएक्शन सेंटर होगा, इसी पे रिएक्शन होगी। तो अब आप करो फिर से ऑक्सीडेशन KMnO4, तो क्या करोगे आप, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे रिएक्शन सेंटर पे फंक्शनल ग्रुप पे कौन सा हाइड्रोजन है, एक ही है, यहां से हाइड्रोजन नहीं निकलेंगे, क्योंकि रिएक्शन सेंटर ये होता है, रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप पे होते हैं, तो एक ही हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के निकलने से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन जब ऐड होगा तो कितने बॉन्ड्स मांगेगा, कितने बॉन्ड्स चाहिए ऑक्सीजन को, 2, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए 2 बॉन्ड्स बनाना है, 2, तो एक हाइड्रोजन के निकलने से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, तो क्या होगा, ये पहले भी मैंने बोला है कि अगर आपको ऑक्सीडेशन करनी है कंपाउंड में और एक ही हाइड्रोजन हो, तो आप कैसे आंसर निकालो उसका, उसी हाइड्रोजन के बगल में लिखो एक ऑक्सीजन। मान लो ये हाइड्रोजन है मेरे पास, एक कंडेंसर फॉर्म है, इसको मैं खोलता हूं ऐसे ही, कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को मत निकालो आप, इसके साइड में लिखो एक ऑक्सीजन, तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा इसका। इसमें आप देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, आप इसको कंडेंस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम है, और आईयूपैक नेम क्या है, 2 कार्बन है, एथ, नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल, इथेन, फंक्शनल ग्रुप कौन है, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं, ओइक एसिड, तो मैं क्या कहूंगा, इथेनोइक एसिड। तो मैं ये कह सकता हूं कि इथेनॉल जो है ऑक्सीडाइज जब हम करेंगे तो इथेनॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है, इथेनोइक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है।
तो ये थी कुछ रिएक्शंस किसकी, इथेनॉल की। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, इथेनोइक एसिड की, इस चीज की, इथेनोइक एसिड की, एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।